वंदे मातरम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, आपको हर वीडियो मिलता रहे। चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम पढ़ रहे हैं पीपीटी के माध्यम से हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण में हम अध्ययन कर रहे थे संधि का, और संधि में हम स्वर संधि, व्यंजन संधि का अध्ययन कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं विसर्ग संधि का। तो चलिए शुरू करते हैं विसर्ग संधि। और विसर्ग संधि में हम सबसे पहले विसर्ग संधि किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। विसर्ग संधि की परिभाषा हम देख लेते हैं। विसर्ग संधि की परिभाषा क्या है, देखिए। विसर्ग के साथ में स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार, परिवर्तन, बदलाव या दोष को विसर्ग संधि कहते हैं। अर्थात विसर्ग के साथ में स्वर मिले या फिर व्यंजन मिले, अगर बदलाव हो जाता है तो ऐसी संधि विसर्ग संधि कहलाती है। बदलाव हो तभी संधि कहलाएगी। तो विसर्ग के साथ में स्वर मिले चाहे व्यंजन मिले और बदलाव हो जाता है तो वह बदलाव विसर्ग संधि कहलाता है। विसर्ग संधि पढ़ने से पहले मैं उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का जो वर्गीकरण हमने पढ़ा था वर्ण विचार में, उसे एक बार देख लेते हैं। देखिए, उच्चारण स्थान है, इधर वर्ग का नाम है और ये व्यंजन है, इधर स्वर है और इधर इनका नाम है। कि देखिए ये कंठे वर्ण है, ये तालव्य है। तो क वर्ग है, क ये प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण, इनका आपको ध्यान रखना है। प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण और ये पंचम वर्ण, तो ये इधर है ही। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि प्रथम वर्ण कौन कौन से हैं, द्वितीय वर्ण कौन कौन से हैं। और ये देखिए ये जो स है तीनों ही, ये जो ये स है ये तालव्य स है, ये मूर्धन्य स है और ये दंत्य स है। इन कुछ वर्णों का आपको ध्यान रखना है। और ये सारणी, ये जो सारणी है, चाहे तो आप वर्ण विचार वाले वीडियो में आप जाकर इसे पूरी तरह से समझ सकते हैं, वहाँ पर इसका विस्तृत अध्ययन किया हुआ है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं विसर्ग संधि का नियम नंबर 1। तो ये जो विसर्ग संधि का नियम 1 है ये क्या कहता है देखते हैं। यदि विसर्ग का मेल च या छ से हो तो विसर्ग का तालव्य स हो जाता है, और विसर्ग का मेल ट या ठ से हो तो विसर्ग का मूर्धन्य स हो जाता है, और विसर्ग का मेल त या थ से हो तो विसर्ग का दंत्य स हो जाता है। अब ये तीनों ही किस प्रकार से बदल रहे हैं देखिए। विसर्ग का योग अगर च और छ से होता है, च और छ तालव्य वर्ण है, च और छ तालव्य वर्ण है, अगर विसर्ग का योग इन तालव्य वर्णों से हो जाता है तो विसर्ग का तालव्य स बन जाता है। और यदि विसर्ग का मेल ट और ठ जो कि मूर्धन्य वर्ण है, इन मूर्धन्य वर्णों में से हो जाता है किसी एक से, ट और ठ से, तो विसर्ग का मूर्धन्य स हो जाएगा, बनेगा स। लेकिन कौन सा बनेगा, मूर्धन्य वर्णों से हो रहा है इसलिए मूर्धन्य स, तालव्य से होगा तो तालव्य स, और दंत्य वर्णों से होगा त थ, ये दंत्य वर्ण है, इनसे अगर विसर्ग का मेल होता है तो स कौन सा बनेगा, दंत्य स, जो भी स्वर रहित बनेगा। देखिए इनको हम सूत्र के रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। विसर्ग का योग च और छ से होने पर, च या छ से दोनों में से किसी एक से होगा तो विसर्ग का तालव्य स बन जाएगा, और च और जो छ आगे वाले पद में आते हैं ये यथावत रहेंगे। दूसरा देखिए, विसर्ग का मेल अगर मूर्धन्य ट और मूर्धन्य ठ इन दोनों में से किसी एक से होता है तो इस विसर्ग का मूर्धन्य स बन जाएगा और ट और ठ यथावत रहेंगे। और तीसरा देखिए, विसर्ग का मेल अगर त और थ जो कि दंत्य वर्ण है इनसे होता है तो विसर्ग का दंत्य स बन जाएगा और त और थ यथावत रहेंगे। अब हम देखते हैं नियम 1 के उदाहरण, और तीनों ही प्रकार के हम उदाहरण देखेंगे, अलग अलग देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं नी धन चल। और आप जानते हैं संधि करने के लिए प्रथम पद का अंतिम वर्ण चाहिए जो कि विसर्ग दिखाई दे रहा है। तो इस प्रथम अंतिम वर्ण को हम बाहर ले लेते हैं और इधर बचता है फिर नी, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण चाहिए, तो प्रथम वर्ण है च और अंत में रहता है ल। अब नियम में हमने देखा था कि विसर्ग का मेल च या छ से हो तो फिर विसर्ग का क्या होगा, तालव्य स बन जाएगा, क्योंकि तालव्य वर्ण है। तो विसर्ग का हम तालव्य स बना चुके हैं, इधर बचा नी और आगे वाला च और छ यथावत रहेंगे तो इन्हें यथावत लिख देते हैं। अब देखिए ये च इस पद में जुड़कर इस पद को पूरा कर देगा चल, और ये स जो है तालव्य स ये इसमें जुड़ेगा निश। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा, देखिए निश्चल। नी धन चल था और हमें प्राप्त हो गया निश्चल। तो अब ये जो निश्चल है इसका हम करते हैं संधि विच्छेद। ये तो थी संधि की प्रक्रिया
जो कि यहाँ बदलाव हो गया था संधि की प्रक्रिया के कारण। अब संधि विच्छेद करना है तो हमने संधि की शुरुआत में देखा था विच्छेद का मतलब क्या होगा कि ये जो परिवर्तन हुआ इस परिवर्तन को निरस्त करना। हम अभी इस प्रक्रिया में यूं चल रहे थे, अब विच्छेद करना तो इसकी उल्टी प्रक्रिया अपना लेंगे। लेकिन हम सबसे पहले करते हैं वर्ण विच्छेद, जो कि आप जानते हैं हम शुरुआत से ऐसे ही पढ़ रहे हैं संधि को। वर्ण विच्छेद से ही हम संधि विच्छेद को प्राप्त करेंगे। ये निश्चल का वर्ण विच्छेद हमने कर लिया। अब इसमें देखिए हमें एक पद तो हमें दिखाई दे जाएगा। देखिए च में ए जुड़ा, ल में ए जुड़ा, चल पूरा हो गया। चल हमें दिखाई दे रहा तो इस चल को हम बाहर लेते हैं। इसके बाद में इधर बचता है न में ई जुड़ा और श के बाद में कोई स्वर है नहीं, तो ये निश आधा ही रह गया। अब देखिए ये जो श है, तालव्य श, ये किससे बना था जी? इधर देखिए विसर्ग का बना था, तो इस तालव्य श को हम फिर से विसर्ग में बदल देते हैं। उल्टी प्रक्रिया अपनानी होगी, हमें उस परिवर्तन को निरस्त करना होगा। तो ये जो तालव्य स है इसको हम फिर से यहाँ विसर्ग में बदल चुके हैं और इधर बच गया अब नी, क्योंकि स तो विसर्ग में बदल गया और इधर बचा हुआ चल। अब देखिए जब ये जो विसर्ग है ये नी में जुड़ जाएगा और नी ही बन जाएगा और दूसरा पद है चल। देखिए जो मूल रूप में यहाँ पर था वह हमें फिर से मूल रूप में प्राप्त हो चुका है। संधि की प्रक्रिया के कारण ये जो मूल रूप में थे इनमें बदलाव हो गया था, निश्चल बन गया, नी धन चल था। लेकिन संधि विच्छेद की प्रक्रिया के कारण हम उस बदलाव को निरस्त करते हुए फिर से हम यहाँ पर मूल रूप में इसको प्राप्त कर चुके हैं। अब देखिए नियम एक ही हम और उदाहरण देखते हैं। धनु धन टंकार, ये जो मूल रूप में है इसकी हम संधि करें तो बदलाव होगा ही होगा। और प्रथम पद का अंतिम वर्ण जो कि हमें दिखाई दे रहा, स्वर के बाद में विसर्ग, विसर्ग का मेल अयोग हुआ है क्योंकि स्वर के साथ ही इनका योग होता है। तो देखिए इधर बचा धनु और ये बचा विसर्ग, ये ऊ के साथ में विसर्ग लगा हुआ है। ऊ को हम यहाँ से निकाल कर यहाँ लिखें तो भी एक ही बात है, और इधर लिखा हुआ है तो यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब देखिए। अब द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ट, और ये जो स्वर है ये आगे भी निकाल सकते हैं, अनुस्वार युक्त स्वर है तो ये हलंत हो जाएगा, यहाँ पर स्वर रहित रह जाएगा। तो इसमें स्वर हम यहीं ले लेते हैं क्योंकि प्रथम वर्ण तो ट ही है ना, ए जो है ये तो इसके बाद में आएगा। अब बचा हुआ कार इधर लिख देते हैं। अब देखिए हमने नियम देखा था कि विसर्ग का योग ट या ठ से हो मूर्धन्य वर्णों से, तो फिर विसर्ग किस में बदलेगा? मूर्धन्य स में। विसर्ग को हम इधर मूर्धन्य स में बदल चुके हैं। इधर बचा हुआ धनु और द्वितीय पद के ट और ठ यथावत रहेंगे, इनको यूं का यूं लिख देते हैं। तो ये ट इसमें जुड़ जाएगा और फिर से टंकार बन जाएगा क्योंकि इधर तो कोई बदलाव हुआ नहीं, बदलाव हुआ था विसर्ग में, तो इधर ही बदलेगा, इधर तो यूं का यूं रह जाएगा। अब देखिए ये जो मूर्धन्य स बना है स्वर रहित स, इसे हम इधर जोड़ देंगे और हमें प्राप्त हो जाएगा धनुष। जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा धनुष टंकार। धनु धन टंकार था। देखिए ये स मूर्धन्य स इसमें आ गया, क्यों? ये संधि की प्रक्रिया के कारण इसमें बदलाव हुआ। अब हम करते हैं संधि विच्छेद, और संधि विच्छेद से पहले हम कर लें वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद से ही हम संधि विच्छेद की प्रक्रिया पूर्ण कर लेंगे। देखिए ये जो वर्ण विच्छेद है इसमें हमें एक पद तो सबसे पहले समझ में आ ही जाएगा। ये देखिए ट में ए जुड़ा या अनुस्वार, फिर क में आ जुड़ा और र में ए जुड़ा, टंकार हो गया। इसके बाद में इधर बचता है ध में ए जुड़ेगा, न में ऊ जुड़ेगा और ये स के आगे कोई स्वर है नहीं तो ये अधूरा ही रह जाएगा, धनुष हो गया। अब ये जो स है मूर्धन्य स, स्वर रहित स है, ये किससे बना था जी? इधर देखिए विसर्ग का बन गया था, तो इस विसर्ग इसको हम फिर से विसर्ग में बदल देते हैं क्योंकि वह बदलाव हुआ था उसे निरस्त करना पड़ेगा, उस बदलाव को कैंसिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कर चुके हैं। इधर बचा हुआ धनु और इधर का आगे का टंकार यूं का यूं रहेगा। अब ये जो विसर्ग है ये इसमें जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? धनु हो जाएगा और द्वितीय पद जो टंकार है ये यूं का यूं रह जाएगा। देखिए मूल रूप में धनु धन टंकार था, संधि की वजह से यहाँ बदलाव हो गया था और विच्छेद की प्रक्रिया के माध्यम से हम उस बदलाव को निरस्त करके इन्हें फिर से मूल रूप में ले आए हैं। अब देखते हैं हम नियम एक का ही तीसरा उदाहरण, और तीसरे उदाहरण में हम लेते हैं नमः दंते। देखिए संधि करने के लिए प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग है, इसे बाहर लेते हैं तो इधर बच जाता है नम, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण और प्रथम और अंतिम यही है त, और त के बाद में स्वर हम बाहर निकालेंगे तो ए रह जाएगा। अब हमने नियम देखा था कि त या थ से जब विसर्ग का योग हो जाता है तो ये दंते वर्ण है, तो फिर ये विसर्ग भी किस में बदल जाएगा? दंते स में। विसर्ग को हम यहाँ दंते स में बदल चुके हैं, इधर बचा हुआ इधर का लिख देते हैं और ये आगे वाले यथावत रहेंगे तो इन्हें हम यथावत यूं का यूं लिख देते हैं। अब ये जो देखिए ये स्वर रहित है, यहाँ हमने स्वर रहित कर दिया था प्रथम वर्ण के रूप में, या यहीं पे स्वर होता तो भी हम तो समझ ही जाते हैं कि प्रथम वर्ण तो त है और द्वितीय वर्ण क्या है? इसमें ए है। तो इसे हम यहाँ जोड़कर इसे पूर्ण कर लेते हैं ते,
और ये जो स बना है इसे हम प्रथम पद में जोड़कर प्रथम पद को पूर्ण कर लेते हैं। तो इधर हो गया नमस और इधर हो गया ते। जब हम नमः धन ते को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा नमस्ते। संधि की प्रक्रिया के कारण इसमें बदलाव हो गया। मूल रूप में तो ये थे, ये इसका मूल रूप नहीं है, ये तो बदला हुआ रूप है। अब हम इसका संधि विच्छेद करें तो संधि विच्छेद किसे कहते हैं ये आप जानते हैं। इस बदलाव को निरस्त करना और पदों को अपने मूल रूप में ले आना। और संधि विच्छेद से पहले हम करते हैं वर्ण विच्छेद, जो कि आप जानते हैं। तो इधर देखिए त और ते दिखाई दे रहा है और द्वितीय पद न में अ जुड़ा पूर्ण हो गया, म में अ जुड़ा पूर्ण हो गया, लेकिन स के बाद में कोई स्वर नहीं है, तो ये अधूरा का अधूरा ही रह गया नमस। और ये जो स है दंते स स्वर रहित, ये किससे बना था जी? इधर देखिए विसर्ग का स हो गया था, तो इस स को हम फिर से विसर्ग में बदल देते हैं। इधर यूं चल रहे थे, वापस विच्छेद करते समय यूं चलो, इस स को विसर्ग में बदल दो। संधि कर रहे हैं तो विसर्ग को स में बदल दो। तो हम इधर संधि कर रहे हैं तो इस स को विसर्ग में बदल देंगे, तो इस स को हम इधर विसर्ग में बदल चुके हैं। तो इधर बचा हुआ नम और इधर बचा हुआ ते। अब देखिए ये जो विसर्ग है इसमें जुड़ जाएगा प्रथम पद में और हमें प्राप्त हो जाएगा नम है और द्वितीय पद यथावत रहेगा ते। मूल रूप को हम फिर से यहाँ पर प्राप्त कर चुके हैं। अब देखते हैं हम नियम 1 के अन्य उदाहरण, कुछ और उदाहरण देखते हैं। अभी तो हमने 3 नियमों के 3 सूत्रों के 3 उदाहरण देखे। अब देखिए इन सब उदाहरणों को आप उसी प्रक्रिया के माध्यम से, उसी पूर्ण प्रक्रिया के माध्यम से गुजरते हुए इन्हें हल करेंगे। देखिए निश्चल, निष्ठुर, निस्तार, पुनश्च, अंतस्थल, निश्चित, निश्चिंत, यह है निश्चित और यह है निश्चिंत, निश्चय, निश्चेष्ट, दुष्चरित्र, हरिश्चंद्र, यशस्शरीर, मनस्ताप, पुरस्सर, बहिस्थल, मरुस्थल, दुस्तर, निस्तेज और मनश्चिकित्सक। ये नियम 1 के कुछ उदाहरण थे। अगर इनमें आपको कहीं समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, उसका समाधान मैं करूँगा। अब देखते हैं हम नियम 2। यदि विसर्ग का मेल स, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत्य स, हमने वहाँ पर देखा था कि च छ से हो तो नियम 1 में विसर्ग का मेल च छ से हो तो ये विसर्ग तालव्य स में बदल जाता है, ट ठ से हो तो मूर्धन्य स में और त थ से हो तो दंत्य स में। लेकिन अगर ये सही विसर्ग के योग में आ जाए, इन से विसर्ग का योग हो जाए तो फिर क्या होगा? देखिए विसर्ग का मेल अगर इन तीनों प्रकार के स से, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत्य स से हो जाता है तो विसर्ग जैसा का जैसा रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता और उसके स्थान पर आगे वाला वर्ण आधा भी किया जा सकता है। देखिए हम इसे, इस परिभाषा को यूं भी लिख सकते हैं, ये तो लिखी हुई परिभाषा है, जैसा का जैसा रहता है इसका मतलब परिवर्तन नहीं होता, यह तो कहने की परिभाषा है। लेकिन वास्तव में तो यह है कि ये जो विसर्ग है विसर्ग में ही बदलता है। इसकी मूल परिभाषा क्या बनेगी? बदलाव के बगैर तो संधि होगी नहीं। तो अगर ये आ जाते हैं तो विसर्ग वापस विसर्ग में बदल जाता है, या फिर अब विसर्ग विसर्ग में बदलेगा इसलिए हमें लगता है कि परिवर्तन हुआ नहीं है, और या फिर उसके स्थान पर या तो विसर्ग को विसर्ग में ही बदल दो, अर्थात वैसा का वैसा ही रहने दो, या फिर ये जो आगे आने वाले वर्ण है विसर्ग के स्थान पर इन वर्णों को ही वापस रख दिया जाता है स्वर रहित करके। देखिए इसे सूत्र के माध्यम से हम समझें। विसर्ग का योग यदि तालव्य से, मूर्धन्य से और दंत्य से हो इनसे होता है तो फिर विसर्ग का विसर्ग ही रहता है, या विसर्ग विसर्ग में ही बदलता है। ये ध्यान रखना है। या तो ये होगा विसर्ग विसर्ग में बदलेगा, या फिर ये जो तीनों से है, ये द्वितीय पद की बात कर रहे हैं, ये जो तीनों से है आगे वाले ये प्रथम पद का अंतिम वर्ण है और ये द्वितीय पद का प्रथम वर्ण है। तो या तो ये प्रथम पद का अंतिम वर्ण वापस विसर्ग में बदलेगा, या फिर द्वितीय पद में जो प्रथम वर्ण आ रहे हैं स ये इधर किस में बदल जाएंगे? विसर्ग इनमें बदल जाएगा। विसर्ग किस में बदलेगा? या तो विसर्ग में ही बदलेगा, या फिर दंत्य ये तालव्य से हो रहा है तो स्वर रहित तालव्य स में विसर्ग बदल जाएगा। यदि मूर्धन्य से हो रहा है तो विसर्ग स्वर रहित मूर्धन्य स में बदल जाएगा। और यदि विसर्ग का योग दंत्य से हो रहा है तो फिर विसर्ग या तो विसर्ग रहने दो या फिर विसर्ग को दंत्य स में बदल दो, और ये जो आगे वाले स है द्वितीय पद के ये यथावत रहेंगे। अब हम देखते हैं इनके उदाहरण, और उदाहरणों के माध्यम से इस नियम को हम समझते हैं। देखिए नियम 2 के हम उदाहरण देखें। दुहूदन शासन। अब देखिए ये जो मूल रूप में है इसकी हम संधि करते हैं तो बदलाव होगा ही होगा, और बदलाव होगा तो या तो विसर्ग विसर्ग ही रहेगा, विसर्ग विसर्ग में ही बदलेगा। तो देखिए प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग है और इधर बच जाता है फिर दू, और इधर द्वितीय पद का प्रथम वर्ण है तालव्य है
और इसका वर्ण स्वर अगर हम बाहर निकाले तो इधर ले लेते हैं इसको स्वर रहित करके, या फिर यहीं पे शाल लिख देते तो भी ठीक था। और इसका आ इधर हम बाहर निकाल चुके हैं तो इसे ये कर दिया हमने स्वर रहित। तो तालव्य से अब ध्यान से देखिए विसर्ग का योग तालव्य से हो रहा है। तो फिर नियमानुसार या तो विसर्ग को विसर्ग ही रहने दो या फिर विसर्ग को तालव्य स में बदल दो, वापस अधूरे तालव्य स में स्वर रहित तालव्य स में। तो या तो विसर्ग को विसर्ग ही रख सकते हैं या फिर विसर्ग को तालव्य स में बदल सकते हैं स्वर रहित। यहाँ पर मैं इसमें बदल देता हूँ तालव्य स में, इधर बचा हुआ दू और आगे वाला स यथावत रहेगा और आगे का तो सारा पद यथावत रहेगा। तो देखिए ये जो हमने यहाँ पर स्वर रहित किया था इसके बाद में इधर देखिए वापस आ दिखाई दे रहा, तो ये आ इसमें जुड़ जाएगा, फिर से शासन हो जाएगा और ये इसमें जुड़ जाएगा, तो ये हो गया दुष। जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा दुशासन। या तो हम विसर्ग को विसर्ग रख सकते हैं दुशासन या फिर दुशासन, दोनों ही शुद्ध होंगे, क्योंकि नियम कहता है कि या तो विसर्ग को विसर्ग ही रहने दो, विसर्ग को विसर्ग में बदल दो, या फिर विसर्ग को जो आगे से है उसके उसी में बदल दो स्वर रहित करके। अब देखते हैं हम दूधन शासन या फिर दुशासन का संधि विच्छेद करें। तो इसका हम सबसे पहले करते हैं वर्ण विच्छेद, और वर्ण विच्छेद से ही हम करेंगे संधि विच्छेद। तो ये जो वर्ण विच्छेद है इसमें हमें एक पद तो हमें प्राप्त हो ही जाएगा, स में आ जुड़ा, इस समय अ जुड़ा और न में अ जुड़ा शासन। ये शासन हमें प्राप्त हो गया, इधर द में उ जुड़ा और ये स्वर रहित से, क्योंकि ये स तो हम इधर ले चुके हैं आ जोड़कर शासन में आ गया, इधर बचा हुआ दुष। अब ये देखिए ये जो तालव्य से ये किससे बना था जी, विसर्ग से बना था। ये तालव्य से किससे बना, विसर्ग से। तो इस तालव्य से को हम फिर से विसर्ग में बदल देते हैं, इधर बचा दू और आगे का शासन यूं का यूं रहेगा और ये इसमें जुड़ जाएगा, वापस विसर्ग है दू में जुड़ जाएगा प्रथम पद में, तो दूहू हो गया और इधर शासन, ये फिर से हमें मूल रूप में प्राप्त हो चुका है। तो यहाँ हम दोनों ही कोई विकल्प होगा, कोई एक विकल्प होगा, उनमें से कोई एक चुन लिया जाएगा। अब देखते हैं नियम 2 के हम और उदाहरण देखें। नियम 2 का एक और उदाहरण देखिए, नीदन संतान। अब देखिए इसमें प्रथम पद का अंतिम वर्ण है विसर्ग, विसर्ग को हम बाहर लें, इसके बाद में इधर बचता है नी, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण है स में अ यहीं पे जोड़ लेते हैं और इधर बचा हुआ तान। चाहे तो हम इसे स्वर रहित करके अ इधर लिख देते तो अतान हो जाता। तो ये अतान वतान होता कुछ नहीं है, इसका स्वर था जो हमने यहाँ काट कर या तो इधर लिख दिया या फिर इधर ही लिख सकते हैं। अब देखिए विसर्ग का योग दंते से हो रहा है, तो फिर या तो विसर्ग को विसर्ग में ही बदल सकते हैं या फिर ये जो दंते से है इसी के अनुसार इस विसर्ग को हम स्वर रहित दंते से में बदल लेते हैं। इधर बचा हुआ नी और आगे के सब यथावत रहेंगे, तो इनको यथावत ही लिख देते हैं। अब इसे हम वापस इधर जोड़कर प्रथम द्वितीय पद को पूर्ण कर लेते हैं, संतान हो गया, और ये जो दंते से है इसे इधर जोड़ लेते हैं स्वर रहित दंते से, तो हमें प्राप्त हो जाएगा निश धन संतान। अब देखिए इनको जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा निश संतान या फिर नी ही संतान। या तो यहाँ पर विसर्ग को विसर्ग ही रख लेते, विसर्ग को विसर्ग में बदल लेते तो हमें प्राप्त हो जाएगा नी ही संतान, या फिर विसर्ग को हमने यहाँ पर दंते से में बदल लिया तो हमें प्राप्त हो जाएगा निश संतान, जो कि दोनों ही शुद्ध है। अब हम करते हैं निश संतान का संधि विच्छेद, और संधि विच्छेद से पहले हम करें वर्ण विच्छेद। और वर्ण विच्छेद में हमें कम से कम एक पद हमें समझ में आ ही जाएगा। इधर देखिए स में अ जुड़ेगा, त में आ जुड़ेगा और न में अ जुड़ेगा, तो हमें प्राप्त हो गया संतान। और इधर देखिए फिर न में ई जुड़ा और ये केवल एक स बचा, क्योंकि इस स को तो हम इधर ले चुके हैं स में अ जोड़कर, ये जो अ है ये इसमें जोड़कर इधर ले चुके हैं, और इधर बचा हुआ निश। अब ध्यान से देखोगे तो ये जो स है दंते स ये किससे बना था, इधर देखिए ये इससे, ये संतान तो इधर जुड़ा हुआ है, लेकिन ये जो स है ये विसर्ग का बना था, इसे हम फिर से विसर्ग में बदल देते हैं, और इधर बचा हुआ नी और इधर बचा हुआ संतान। अब देखिए इसे हम इधर जोड़ेंगे विसर्ग को तो हमें प्राप्त हो जाएगा नी ही और इधर बचा हुआ संतान। फिर से मूल रूप हमारे पास आ चुका है। संधि की प्रक्रिया के कारण इसमें बदलाव हो गया था और विच्छेद की प्रक्रिया के कारण हमने वो बदलाव निरस्त कर दिया। अब हम देखते हैं नियम 2 के अन्य उदाहरण। कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम समझते हैं। दुःशील या फिर दुहुशील दोनों ही शुद्ध है। निस्संदेह या फिर निसंदेह, निःशुल्क या फिर निःशुल्क, निस्वार्थ या फिर निःस्वार्थ, दुस्साध्य या फिर दुहुसाध्य, दुस्साहस या फिर दुहुसाहस, निस्संकोच या फिर निःसंकोच, निःसृत या फिर निःसृत। निःसृत का अर्थ होता है बाहर निकलना हुआ। और देखिए दुस्वप्न या फिर दुहुस्वप्न, इनमें से कोई भी दोनों ही शुद्ध है। कोई एक विकल्प आ जाएगा उसका हम चयन कर सकते हैं, दोनों ही शुद्ध है। अब हम देखते हैं नियम 3।
नियम 3 क्या कहता है, देखिए, यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ हो और विसर्ग का मेल क, ख, ट, ठ, प, फ, यानी प्रथम वर्ण द्वितीय वर्ण, प्रथम वर्ण द्वितीय वर्ण, प्रथम वर्ण द्वितीय वर्ण, अगर क, ख, ट, ठ, प, फ इनसे होता है विसर्ग का मेल और विसर्ग से पहले ई या ऊ होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। विसर्ग से पहले ई या ऊ होगा तो ये नियम लागू होगा। विसर्ग से पहले ई या ऊ है और बाद में क आ गया, ख आ गया, ट, ठ, प, फ आ गया तो फिर विसर्ग का मूर्धन्य स हो जाएगा। हम पढ़ रहे हैं ये जो सत्व संधि कहलाती है विसर्ग, ये इसमें संस्कृत में सत्व संधि कहते हैं इसे, विसर्ग का स में बदलना, तीनों ही प्रकार के स में बदलना। इसे हम एक परिभाषा को सूत्र के रूप में लिख लें तो देखिए ये जो विसर्ग है, विसर्ग से पहले ई ऊ है और इसके बाद में क, ख, ट, ठ, प, फ इनसे विसर्ग का योग होता है तो विसर्ग का मूर्धन्य स बन जाएगा और ये जो क, ख है ये सब यथावत रहेंगे। अब हम देखते हैं नियम 3 के उदाहरण, और नियम 3 को हम उदाहरणों से पुष्ट करते हैं, उदाहरणों के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें देखिए नी ही धन कपट, संधि करने के लिए प्रथम पद का अंतिम वर्ण हमें बाहर चाहिए जो कि हमें विसर्ग दिखाई दे रहा है, और पहले देखिए विसर्ग से पहले ई आ गया, न को हम अगर स्वर रहित करके इसका स्वर बाहर निकालेंगे तो देखिए विसर्ग से जस्ट पहले ई है, और इधर देखिए फिर आगे द्वितीय पद का प्रथम वर्ण है क और आगे बचा हुआ पट। चाहे तो हम इसे यहाँ स्वर रहित करके ए को इधर निकाल सकते थे, लेकिन नियम कहता है कि विसर्ग का योग कैसे हो, क, ख और इधर ई हो या ई या ऊ हो तो फिर विसर्ग का क्या होगा, विसर्ग का स्वर रहित मूर्धन्य स बन जाएगा। तो देखिए हमारा नियम लागू हो रहा है, विसर्ग से पहले ई है और विसर्ग का योग कैसे हो रहा है, तो विसर्ग को हम यहाँ पर मूर्धन्य स में बदल देते हैं और इधर का बचा हुआ नी और इधर का बचा हुआ ये तो यथावत रहेंगे। तो ये जो क है इसमें जुड़कर वापस कपट बन जाएगा, प्रथम पद पूर्ण हो गया, और ये जो मूर्धन्य स है ये नी में जुड़कर प्रथम पद को पूर्ण करेगा और निश बन जाएगा। जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा निष्कपट। मूल रूप में था नी ही धन कपट, संधि की प्रक्रिया के माध्यम से इसमें बदलाव हुआ और निष्कपट प्राप्त हो गया। निष्कपट का हम करें संधि विच्छेद, और संधि विच्छेद से पहले हम कर लेते हैं वर्ण विच्छेद, और वर्ण विच्छेद से हम प्राप्त कर लेंगे संधि विच्छेद को। और इस वर्ण विच्छेद में हमें एक पद तो कम से कम समझ में आ ही जाएगा, क में अ जुड़ा, प में अ जुड़ा, ट में अ जुड़ा, और ये प्राप्त हो गया कपट। फिर इधर बचा हुआ देखिए न में अ जुड़ा नी हो गया, और स के बाद में कुछ नहीं का तो इधर आ चुका है, तो स ये जो मूर्धन्य स है अधूरा ही रहेगा। निश, अब ये देखिए ये जो स है ये किससे बना था जी, ये देखिए स विसर्ग से बना था, तो इस विसर्ग को हम फिर से वापस स को वापस विसर्ग में बदल देते हैं क्योंकि वो बदलाव निरस्त कर रहे हैं, वापस मूल रूप में लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो मूर्धन्य स है इसे विसर्ग में बदल देते हैं, इधर बचा हुआ नी और आगे का पद कपट। बदलाव तो इसी में हुआ था, तो जहां बदलाव हुआ था वही निरस्त होगा, ये इसमें जुड़ जाएगा विसर्ग, तो नी ही प्राप्त हो जाएगा और आगे का कपट जो मूल रूप में था फिर से हमें मूल रूप में प्राप्त हो गया, क्योंकि संधि की प्रक्रिया के कारण यहाँ पे बदलाव हो गया था और विच्छेद की प्रक्रिया के कारण हमने उस बदलाव को निरस्त कर दिया। अब देखते हैं हम नियम 3 के और भी उदाहरण देखें। नी धन फल, अब देखिए प्रथम पद का अंतिम वर्ण है विसर्ग, और विसर्ग से पहले ई या ऊ हो, हमारा नियम कहता है ई या ऊ हो, तो देखिए विसर्ग से पहले ई या ऊ है और विसर्ग के बाद में फिर क, ख या प, फ हो, तो देखिए यहाँ पर फ आ रहा है, तो हमारा नियम यहाँ लागू हो रहा है। तो विसर्ग से पहले ई है और विसर्ग के बाद में फ आ रहा है, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, मूर्धन्य स में बदल जाएगा। इधर का बचा हुआ इधर लिख देते हैं, ई वापस जोड़ लेते हैं, इसमें हो गया और आगे का पद यथावत रहेगा, इसमें कोई बदलाव होगा नहीं। तो ये जो फ है इसमें वापस जोड़कर इसे पूर्ण कर लेते हैं पद को, और ये जो स है मूर्धन्य स स्वर रहित ये प्रथम पद में जुड़ जाएगा और हमें प्राप्त हो जाएगा निश। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा निष्फल। मूल रूप में नी ही था और फल था, नी ही और फल। अब देखिए यहाँ नी ही का निश हो चुका है, इधर तो द्वितीय पद में कोई बदलाव हुआ नहीं, तो फल का फल ही है। प्रथम पद में बदलाव हुआ था, नी ही था, नी ही का निश हो गया। अब देखिए इस निष्फल का हम संधि विच्छेद करें, और संधि विच्छेद से पहले हम करते हैं वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद में एक पद हमारे को समझ में आ जाएगा, उस पद को सबसे पहले हम बाहर ले लेंगे, उसके बाद में द्वितीय पद को हम देखेंगे। फ में अजुड़ा, ल में अजुड़ा, फल हो गया, तो देखिए फल को इधर जो निकाल लेते हैं, इसके बाद में इधर देखिए न में इजुड़ा नी और स के बाद में कुछ है नहीं और फल इधर ले चुके हैं, तो ये स मूर्धन्य से यहाँ पर अधूरा ही रह गया। अब ये मूर्धन्य से बना किससे था, यहाँ देखिए विसर्ग से बना था, इस मूर्धन्य स को वापस विसर्ग में बदल देते हैं। विच्छेद कर रहे हैं तो बदलाव निरस्त करेंगे, इस मूर्धन्य स को यहाँ पर विसर्ग में हम बदल चुके हैं, और इधर बचा हुआ नी और इधर का बचा हुआ फल।
ये विसर्ग इधर जुड़ जाएगा प्रथम पद में और हमें प्राप्त हो गया नी, और आगे का जुड़ा हुआ फल जैसा मूल रूप में था वैसा हमें फिर से प्राप्त हो चुका है। अब देखते हैं हम नियम 3 के अन्य उदाहरण, कुछ और उदाहरण देखते हैं। देखिए दुष्कर दुहूदन कर था और विसर्ग किस में बदल गया, ई या ऊ हो, तो आपको पता है ऊ आ गया तो और आगे क्या आ रहा है, तो ये किस में बदल गया, विसर्ग मूर्धन्य स में बदल गया। देखिए दुष्कर हो गया, दुष्कर्म हो गया, निष्पाप हो गया, दुष्प्रकृति हो गया, दुष्प्रवृत्ति हो गया, निष्कंटक हो गया, निष्कलंक हो गया, निष्कपट हो गया, निष्काम हो गया, परिष्कार हो गया, आविष्कार हो गया, बहिष्कार हो गया, चतुष्पथ हो गया और चतुष्पाद हो गया, दुष्परिणाम हो गया, दुष्प्रभाव हो गया, निष्कारण हो गया, दुष्काल हो गया और निष्प्राण हो गया। अब देखिए यहाँ दुख, इसमें देखिए विसर्ग से पहले उ है और बाद में कख है, लेकिन ये क्या है, अपवाद, इसमें वो नियम लागू नहीं होगा। अपवाद उसे कहते हैं जिसमें कोई नियम लागू नहीं होता है। इन उदाहरणों को आप पूरी प्रक्रिया से गुजरते हुए हल करेंगे ताकि बिल्कुल एकदम से ज्ञान स्थायी हो जाए, परमानेंट हो जाए। अब देखिए नियम 4 क्या कहता है, नमः है, तिरः है, भा, वय और पुरः है, इनका योग अगर क्री धातु से बने हुए किसी शब्द से होता है तो फिर विसर्ग का दंत्य स बन जाता है, विसर्ग दंत्य स में बदल जाता है। नमः है, तिरः है, भा, वय है, पुरः है, इनका योग अगर क्री धातु से बने हुए किसी भी शब्द से हो जाता है, और क्री धातु से बने हुए शब्द है कर, कर, कार, करण, कृत, कृति और क, ये क्री धातु से बने हुए शब्द है। अब इसे हम एक सूत्र के रूप में लिखें तो देखिए नमः है, तिरः, भा, वय और पुरः, इनका योग अगर क्री धातु से होता है तो इनके आगे जो ये विसर्ग आ रहा है ये विसर्ग बदलता है दंत्य स में और क्री धातु यथावत रहती है। नियम 4 को हम उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं और अब देखते हैं नियम 4 के उदाहरण। देखिए उदाहरण देखिए, तिरः दनकार, देखिए इसकी हम संधि करें तो संधि करने के लिए प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग है, इसे बाहर लेते हैं, इधर बच गया तिर और आगे कार। तो देखिए नियम क्या कहता है कि तिरः के आगे अगर क्री धातु से बना हुआ शब्द आ जाता है तो कार क्री धातु से बना हुआ शब्द है ना, यहाँ पर प्रथम पद का, ये द्वितीय पद का प्रथम वर्ण नहीं चाहिए, पूरी शब्द ये क्री धातु से बना हुआ है, पूरे शब्द की बात हो रही है, क्री धातु से बना हुआ शब्द है कार। तो विसर्ग के बाद में देखिए तिरः का योग, ये विसर्ग है, तिरः का योग क्री धातु से हो रहा है, तो विसर्ग को किसमें बदलेंगे हम, दंत्य स में, और इधर का तिरः, तिर यूं का यूं रह जाएगा और इसमें ये यथावत रहेगा, इसे यथावत लिख देते हैं। कार तो यथावत रह गया और ये जो दंत्य स है ये प्रथम पद में जुड़ जाएगा और इसको पूर्ण कर देगा। इधर बन गया देखिए तिरह से तिरस हो गया, बदलाव आ गया, ओहो बदलाव हुआ, इसका मतलब संधि है, इसमें संधि होगी, संधि नहीं है तो वहां बदलाव होगा ही नहीं। तो देखिए तिरह दनकार जो मूल रूप में था बदलकर तिरस्कार हो गया, क्यों हुआ ये बदलाव, क्यों आया, क्योंकि इसमें संधि हो गई। अब तिरस्कार का हम संधि विच्छेद करें, संधि विच्छेद का मतलब ये जो बदलाव हुआ इस बदलाव को निरस्त करके इन पदों को मूल रूप में ले आना। तो हम कर लेते हैं वर्ण विच्छेद, और वर्ण विच्छेद में हमें एक पद प्राप्त हो ही जाएगा, क में आ जुड़ा, र में अ जुड़ा, कार हो गया। आप सबको भी देखेंगे ना तो आपको एक पद वैसे ही समझ में आ जाएगा कि कार तो दिखाई दे रहा है और इधर बचा हुआ तिरस, त में अ जुड़ा, र में अ जुड़ा, पूर्ण हो गया, लेकिन स इधर ही रहेगा क्योंकि ये क को हम इधर ले चुके हैं और स के बाद में कोई स्वर है नहीं तो पूर्ण होगा नहीं। तिरस, अब ये जो स्वर रही दंत्य स है ये किससे बना था जी, ये विसर्ग से बना था। यहाँ देखो विसर्ग से बना था, तो इस दंत्य स को वापस हम बदलाव निरस्त कर रहे हैं, मूल रूप में ला रहे हैं। तो ये स तो था नहीं, मूल रूप में तो विसर्ग था, तो इसे मूल रूप में ले आते हैं वापस, स को हम वापस यहाँ विसर्ग में बदल देते हैं, इधर बचा हुआ तिर और इधर का कार। अब देखिए जो विसर्ग है ये प्रथम पद में जुड़ जाएगा, तिरह हो जाएगा और इधर का द्वितीय पद कार। देखिए वापस मूल रूप हमें प्राप्त हो चुका है, तिरह और कार। कार था वैसा का वैसा कार प्राप्त हो गया, और तिरह था तिरह वैसा का वैसा प्राप्त हो गया, था तो तिरस यहाँ तो, लेकिन हम मूल रूप में ले आए इसको, उस बदलाव को निरस्त करके। अब देखते हैं नियम 4 के हम और उदाहरण देखें, अन्य उदाहरणों के माध्यम से इसे पुष्ट करते हैं। देखिए तिरस्कार, तिरस्कृत, नमस्कार, नमः है धनकार, तो तिरह, नमः, पुरह, भा। अब इनसे अगर क्री धातु से बने हुए शब्दों का योग होता है तो देखिए कृत क्री धातु से बना हुआ कार, कार और कर। तिरस्कृत हो गया, नमस्कार हो गया, पुरस्कार हो गया और भास्कर हो गया। तो ये हमने देखे, जो हमने पढ़ा इसे कहते हैं संस्कृत में सत्व संधि।
वैसे हिंदी में इसका कुछ नाम है नहीं, केवल नियम दे रखे हैं। संस्कृत में सत्व संधि कहलाती है। अब समय है आज के प्रश्न का, और आज का प्रश्न है निम्न शब्दों में संधि विच्छेद आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये जो शब्द है इनका संधि विच्छेद क्या है? संधि तो आपको पता है, विसर्ग संधि होनी है। पुष्कल, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब देंगे। ज्योतिष चक्र, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? यह भी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। वयस्क, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? अंतःसलीला, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? और अंतिम है तपश्चर्या, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो आप संधि विच्छेद इनका कमेंट बॉक्स